दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम नजर नजरिया में। मैं हूँ आपके साथ बुशरा खानम फहद। सबसे पहले आप सभी को आज़ादी की दिली मुबारकबाद। आज का दिन हमें बहुत जतन, बहुत जद्दोजहद और हजारों कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। इसीलिए हर लम्हा हमें इसकी अहमियत को जानना, परखना और इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। 2014 से पहले भी ये देश उतना ही आजाद था जितना अभी आजाद है। 2014 से पहले भी हम इसी तरह से आजादी के मतवालों की याद में आजादी के गीत गाया करते थे, जश्न मनाया करते थे, अपने घरों पर, दफ्तरों पर तिरंगा फहराया करते थे। लेकिन शायद उसकी मार्केटिंग इस तरह से नहीं होती थी। तब शायद आजादी के जश्न किस तरह से मनाया जाए ये आप पर और हम पर थोपा नहीं जाता था। ये हमारी मर्जी होती थी कि जैसे हम चाहें, जिस भी तरह से हम चाहें, अपने देश के सबसे बड़े त्योहार, आजादी के त्योहार को हम किसी भी तरीके से मना सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे आजादी के इस त्योहार को भी मनाने में राजनीति पूरी तरीके से शामिल कर दी गई है। आज 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भाषण दिया। 98 मिनट्स का लंबा चौड़ा उनका ये भाषण रहा और ये भाषण उनका ऐसा लगा कि बहुत बार, बहुत तरीके से इसको सुना जा चुका है। वही तमाम बातें, न चेहरे पे वो तेज था, ना ही बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस था कि वो 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे हैं। देश एक आस, एक उम्मीद के साथ टकटकी लगाए इस दिन का इंतजार शायद कर रहा होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे तो शायद वो कुछ ऐसे ऐलान करेंगे जिससे देशवासियों को एक उम्मीद बनेगी कि आने वाले जो साल हैं, आने वाले 5 साल वो किस तरह के रहने जा रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि मानो कोई वो चुनावी भाषण दे रहे हों, मानो कि वो देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक पार्टी के प्रचारक के रूप में लाल किले की प्राचीर से वो बात कर रहे हों। जहां उन्होंने बात परिवारवाद की, भ्रष्टाचार की, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की उन्होंने बात की, वन नेशन वन इलेक्शन की उन्होंने बात की और जमकर विपक्ष को उन्होंने कोसा। और एक मौका जो मिला था, क्योंकि 10 सालों में आपको पता है कि कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, तो लाल किले पर जहां पर नेता प्रतिपक्ष को बिठाया जाता है पहली रो में, वो बिठाने का मौका नहीं मिला था सरकार को। पहला मौका था इस बार कि कोई नेता प्रतिपक्ष था और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी जैसा नेता देश को मिला। लेकिन आप ये देखिए कि उनके साथ भी किस तरह का बर्ताव किया गया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप ये देखिए लाल घेरे में आपको राहुल गांधी नजर आ रहे होंगे और राहुल गांधी को पहले बैठना था पहली सफ में, यानी कि पहली लाइन में उनको बैठना था, लेकिन उनको 5वीं लाइन में धकेल दिया गया। ये जिम्मेदारी होती है डिफेंस मिनिस्ट्री की कि डिफेंस मिनिस्ट्री ये तय करती है कि कौन कहाँ बैठेगा, लेकिन इसका एक प्रोटोकॉल भी होता है कि प्रेसिडेंट कहाँ बैठेंगी, मिनिस्टर्स कहाँ बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष कहाँ बैठेंगे और दूसरी डिग्निटरीज जो है वो कहाँ बैठेंगी। इसका एक प्रोटोकॉल होता है। लेकिन देखिए राहुल गांधी की तस्वीर देखिए, राहुल गांधी जब अपने ही चित परिचित अंदाज में वो वहां से आ रहे थे और उन सीढ़ियों पे वो चढ़ रहे थे जिन सीढ़ियों पर नरेंद्र मोदी भी चढ़े और लाल किले की प्राचीर पर वो पहुंचे, उन्हीं सीढ़ियों पर राहुल गांधी भी चढ़ रहे थे। और ऐसी उम्मीद शायद उन्होंने नहीं की होगी कि ऐसे वक्त में भी जब पूरा देश 78वीं आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, पहली बार मौका मिला है नेता प्रतिपक्ष मिला है देश को 10 सालों में, उनके साथ इस तरह का भेदभाव और इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाएगा। और ये इल्जाम कांग्रेस लगा रही है, ये इल्जाम पूरी सोशल मीडिया पर आप ये देखें कि ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी के साथ अन्याय किया गया है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जब उन्होंने शासन किया है, तब अगर नेता प्रतिपक्ष कोई रहा है तो उनको पहली सफ में बिठाया गया है। अब जब डिफेंस मिनिस्ट्री जब ये पूरी सोशल मीडिया पर ये बातें तैरी और इसको लेकर एक तरह की आपत्ति जताई गई, कांग्रेस की तरफ से भी आपत्ति जताई गई, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अब एक सफाई पेश की गई है
उन्होंने ये कहा है कि ओलंपिक में जो मेडल जीतकर जो खिलाड़ी आए हैं लौटकर, दरअसल उनको जगह आगे दी गई थी, उनको वहां पर बिठाया गया था। अब इस बात को ना तो कांग्रेस और ना ही बहुत सारे लोग मानने के लिए तैयार है कि ये कोई रीजन हो सकता है कि पहली बार आपको मौका मिला कि नेता प्रतिपक्ष को आप बिठाएं, पहली सफ में दरियादिली दिखाएं, बड़ा दिल दिखाएं। और बड़ा दिल और दरियादिली भी नहीं, ये भी मैं गलत कह गई, बड़ा दिल और दरियादिली भी नहीं, बल्कि प्रोटोकॉल जो है, जो कहता है, जो नियम है, जो नियमावली है कि आप उनको आगे बिठाएं, वो मौका था, वो भी गवा दिया गया। क्योंकि आज के दिन भी नरेंद्र मोदी विपक्ष के ऊपर उन्होंने इल्जामों की बौछार लगा दी। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कहा है। पीएम मोदी ने आज कहा कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति नहीं देख सकते हैं, कुछ लोग भारत का भला सोच नहीं सकते हैं जब तक खुद का भला ना हो, दूसरों का भला अच्छा नहीं लगता, ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ऐसे लोगों से बचना होगा, वो निराशा में डूबे हैं, मुट्ठी भर ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, ये विनाश का कारण बन जाते हैं, देश को इससे बहुत हानि होती है, इसलिए ऐसे जो छिटपुट लोग हैं उनसे सावधान, उनकी गोद में विकृति पल रही है, ये विनाश के सपने देख रही है, तोड़ने के प्रयास में लगी है। तो आप ये देखिए कि आज के दिन जब आपको एक रूट मैप तैयार करना चाहिए था, ये बताना चाहिए था देशवासियों को कि जो मेहनत, मशक्कत, जद्दोजहद, कुर्बानियों से आज का दिन हमें मिला है, उस दिन को हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आगे देश किस तरह से प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको वही मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा दिए गए। आपको 2047 की बात करके एक बार फिर से आपको फ्यूचर यानी कि भविष्य में एक ऐसे अंधेरे में आपको धकेला गया जहां आपको पता नहीं है कि आपके भविष्य में, आपके फ्यूचर में आखिर लिखा गया। ना तो ये बताया गया कि जो 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, आगे वो वादे तो उन्होंने पिछली बार पूरे नहीं किए, लेकिन एक बार फिर से मौका मिला है, तो नौकरियां किस तरह से बढ़ेंगी, बेरोजगारी किस तरह से दूर होगी, बल्कि आने वाले जो विधानसभा इलेक्शन है उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कैसे एक विभाजनकारी एक एजेंडा लेकर आगे जाए, उसकी कहीं ना कहीं उन्होंने पटकथा इस लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में उन्होंने दी। आज के दिन भी राजनीति करना नहीं भूले नरेंद्र मोदी, और आज के दिन भी आप ये देखिए कि जिस तरह की उनकी भावभूमिका थी, जिस तरह का पूरा उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, ना तो उनमें कोई तेज था, ना ही उनमें कोई उत्साह था, बस ऐसा लग रहा था कि वही रटी हुई घिसी पिटी बातें हैं जिनको बार बार हम सुनते रहते हैं, वही बातें वो यहाँ पर रिपीट करते हुए नजर आए। और शायद ही उनको ये बर्दाश्त भी मुश्किल से ही हो रहा होगा कि एक नेता प्रतिपक्ष इस बार मिल गया है, और नेता प्रतिपक्ष भी ऐसा है जो राहुल गांधी की तरह है, जिसने सरकार से वो जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं उस सरकार को उन्होंने घुटनों पे लाया हुआ है। और तमाम लोग आप ये देखिए, जितना भी आप मजलूम पक्ष देखेंगे वो राहुल गांधी को आज की निगाह से देख रहा है, ना कि नरेंद्र मोदी को आज की निगाह से देख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री अभी भी वही हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ आज जिस तरह का बर्ताव किया गया है, जो रवैया इख्तियार किया गया है, जो कुछ उनके साथ हुआ है, उसको लेकर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको सुनवाना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं, और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन यह दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। क्योंकि सच यह है कि नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। पहली रो में सारे कैबिनेट मंत्री बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही 5वीं रो में नहीं बिठाया गया। खड़गे जी के लिए भी सीट जो थी वो 5वीं रो में ही थी। एक बेवकूफी का बयान रक्षा मंत्रालय की ओर से आया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हम ओलंपियंस को इज्जत और सम्मान देना चाहते थे। बिल्कुल देना चाहिए, ओलंपियंस को सम्मान दीजिए, विनेश फोगाट को भी सम्मान दीजिए, लेकिन क्या यह सम्मान अमित शाह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमन, जयशंकर नहीं देना चाहते थे? तो आपके बयान जो है वो आपकी कलाई और खोल रहे हैं, तो बयान ना दीजिए, इससे बेहतर होगा।
नेता प्रतिपक्ष लोकतंत्र में इसलिए जरूरी है क्योंकि वो सरकार को जवाबदेह बनाता है, वो सरकार को कटघरे में खड़ा करके लोगों के मुद्दे उठाता है। असलियत यह है कि राहुल गांधी से आप लोग असहज हो जाते हैं। वो आंख में आंख डाल के आपसे सवाल पूछते हैं, वो आपके भ्रष्टाचार को, आपकी नाकामियों को, आपकी विफलताओं को आपके मुंह पर कहने की ताकत रखते हैं, तो आप उनसे आंखें चुराते हैं। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 5वीं रो में बैठाइए या 50वीं रो में, राहुल गांधी फिर भी राहुल गांधी रहेंगे। लेकिन ये कर कर एक बार फिर से आप लोग कितने छोटी मानसिकता के क्षुद्र, बिल्कुल चूहे के कलेजे वाले लोग हैं, ये फिर से आपने सिद्ध कर दिया। तो आपने सुन लिया, बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जो है वो कांग्रेस की तरफ से दी गई है और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है तो अगर राजनाथ सिंह बैठ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान बैठ सकते हैं, नितिन गडकरी बैठ सकते हैं, अमित शाह बैठ सकते हैं, तो राहुल गांधी उस सफ में, उस रो में, उस पंक्ति में क्यों नहीं बैठ सकते हैं। और ये सवाल बहुत वाजिब भी कांग्रेस का लगता है। साफ तौर पर उनका ये कहना है कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस राहुल गांधी खासतौर पर सवाल उठा रहे हैं उससे वो असहज हो जाते हैं और यही वजह है कि कुंठा और ये मानसिकता अपनी दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने कि उनको 5वीं सफ में बिठाया है। क्या ऐसा कर सवाल अब इसके बाद कई उठ खड़े हुए हैं, क्या ऐसा करके राहुल गांधी के कद को भारतीय जनता पार्टी छोटा कर पाएगी? क्या ऐसी कोशिशें पहले भी बहुत हुई हैं कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह को उनको मजाक का पात्र बनाया गया, उनको लेकर अलग अलग नाम उनके गढ़े गए, उनको किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद हासिल क्या हुआ? राहुल गांधी एक ऐसे नेता के तौर पर उभर गए हैं कि अब उनसे बच पाना तो इस सरकार के लिए अब नामुमकिन है और राहुल गांधी ने ये हासिल किया है अपनी मेहनत मशक्कत से, 2 यात्राएं करके और जिस तरह से जनता से जुड़े मुद्दे वो लगातार उठाते रहे। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे कि राहुल गांधी के साथ क्या अन्याय किया गया है, क्या नाइंसाफी की गई है, क्या ये कुंठित मानसिकता का एक संदेश दिया गया है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है जो राहुल गांधी के साथ किया गया है। 10 सालों में पहली बार मौका था कि आप किसी नेता प्रतिपक्ष को बिठाएं, उसको भी आपने 5वीं सफ में बिठा दिया। क्या ये अपने समर्थकों को खुश करने के लिए क्या ये सब कुछ किया गया है कि होंगे राहुल गांधी या होंगे नेता प्रतिपक्ष, लेकिन हम तय करेंगे कि वो कहां बैठेंगे, उनकी जगह क्या है। और प्रधानमंत्री का भाषण, इस सब पर आज हम चर्चा करेंगे और मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। स्क्रीन पर मेहमानों को लेकर आ जाइए। मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं जिनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। स्क्रीन पर मेहमानों को आप लेकर आए। मेरे साथ हेमंत अत्री जी हैं, जाना माने चेहरा है, जाने माने पत्रकार हैं, दशकों का पत्रकारिता का उनका अनुभव है। हेमंत अत्री जी, बहुत बहुत स्वागत, आपका इस्तकबाल। और अब से कुछ ही देर में मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव, पॉलिटिकल एनालिस्ट, भी मेरे साथ जुड़ जाएंगे। मैं टीम से कहूंगी कि उनसे कांटेक्ट करें। हेमंत जी, सबसे पहले मेरा आपका सवाल, हम प्रधानमंत्री ने क्या कहा, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्या वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर वो बोल रहे थे या प्रचार मंत्री के तौर पर बोल रहे थे? 11वां उनका भाषण था, उनको बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उनको विनम्रता इख्तियार करनी चाहिए थी। खैर, शायद मैं बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले बात मैं राहुल गांधी की करना चाहूंगी। जो कुछ भी आज राहुल गांधी के साथ किया गया, पहला मौका था, पहली बार नेता प्रतिपक्ष मिला इस देश को इन 10 सालों में, और मौका था कि वो उनको उस जगह उनको बिठा सके जो वाकई में उनकी जगह थी, यानी कि पहली लाइन में। लेकिन बिठा दिया गया 5वीं लाइन में। और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से क्या रीजन दिया गया है, और कांग्रेस का ये कहना है कि नेता प्रतिपक्ष को एक मिनिस्टर का दर्जा, एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त है। अगर राजनाथ सिंह बैठ सकते हैं, अमित शाह बैठ सकते हैं, गडकरी बैठ सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान बैठ सकते हैं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं बैठ सकते? और क्या फिर इन लोगों को जो ओलंपियंस हैं, जो जीत कर आए हैं, मेडल लेकर आए हैं, क्या उनकी कदर नहीं है कि वो आगे बैठ गए, उनको पीछे बिठा दिया? क्या उनकी इज्जत का ठेका भी सिर्फ राहुल गांधी ने ही लिया है? सवाल ये उठता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। हेमंत जी, अनम्यूट कर लीजिए हेमंत जी। जी जी। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आजादी मुबारक, सारे देश के सभी साथियों को शुभकामनाएं, और उम्मीद है कि देश एक नए रास्ते पर चलेगा 78वें स्वतंत्रता दिवस के बाद, एक नया संकल्प लेकर के। आपने बड़े वाजिब सवाल उठाए हैं।
और उन वाजिब सवालों के पीछे एक पृष्ठभूमि है। आज नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार झंडा फहरा दिया लाल किले के ऊपर, और वो ऐसा करने वाले केवल तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले नेहरू जी थे, उससे पहले इंदिरा जी थी, उसके बाद माननीय मोदी जी। लेकिन मोदी जी के जो जितने भी जो भाव भंगिमाएं थी आपने सारी देखी होंगी, उनकी जो भाषा थी, और वो 103 मिनट बोले आज लाल किले की प्राचीर से 103 मिनट, और 11 सालों में ये उनका सबसे बड़ा भाषण था। तो अब सवाल ये उठता है कि वो 130 मिनट बोले, लेकिन उन्होंने कहा क्या? महत्वपूर्ण तो कहा क्या है ना, कंटेंट क्या? तो कंटेंट के अंदर वही सारी घिसी-पिटी बातें, जिसके अंदर आमतौर पे क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री जब बोलता है लाल किले की प्राचीर से, तो उसकी बातों का एक वजन होता है और उसकी बातों में एक विजन भी होता है। वजन कि पिछली बात जो कही थी उनका क्या हुआ और आगे का उनका क्या विजन है, ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री बोलते हैं। आज के भाषण में आपने देखा होगा कि वो एकदम बिल्कुल स्कैटर्ड था, जो मर्जी आए जिस तरीके से, और कोई भी फोकस्ड अप्रोच और ना कोई बहुत बड़ी घोषणा कर पाए, एक्सेप्ट फॉर सेइंग कि हम एमबीबीएस की 75,000 सीटें और बढ़ा देंगे, और वही रटाया जुमला कि 2047 में विकसित भारत। वो विकसित भारत के कंट्यूर्स क्या है, उसकी परिकल्पना क्या है, वो आज तक देश में इस मोदी के अलावा किसी को नहीं पता, या उनके जो ये चेले जो बैठे अगली रो में, उसके अलावा किसी को नहीं पता उसका विकसित भारत। तो जो 75,000 जो एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने की बात है, वो तो आपने नीट की परीक्षा का परिणाम देख लिया होगा और हाल भी देख लिया होगा। अगर ऐसे ही नीट की परीक्षा और ऐसी एमबीबीएस करनी है तो फिर तो मोदी जी को मुबारक। बेसिक तंत्र को सुधारे बिना जिस तरीके का कुछ भी हवा में फेंक देना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है, मेडिकल कॉलेज की क्या स्थिति है, वहां पर फैकल्टी है या नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, उस सब का कोई मतलब नहीं है। बस कह दिया 75,000 बढ़ जाएंगी, संख्या वॉल्यूम के ऊपर जोर देता है मोदी जी। ये एक शुरुआती वो है। उसके बाद जो आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि 11 साल में पहली बार देश को लोकसभा में विपक्ष का नेता मिला है, तो मोदी जी के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात होती कि, क्योंकि देखिए लोकतंत्र का चेहरा कब पूरा होता है, एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष, और दोनों साथ दिखे तो वो लोकतंत्र की पिक्चर पूरी होती है। तो मंच पर भी मोदी ही, प्रथम पंक्ति में भी मोदी ही, पहली 4 में विपक्ष का नाम नहीं, और 5वीं लाइन में राहुल गांधी जैसा नेता, और खड़गे साहब की भी सीट वहीं पर। बहुत साफ मतलब है कि एक खास तरह की कुंठा है कि देखिए विपक्ष तो कहीं है ही नहीं। जिस विपक्ष को मोदी जी तमाम प्रयासों और नारों के बाद, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत या विपक्ष मुक्त भारत का जो उनका कंसेप्ट है, वो उसको पूरा नहीं कर पाए, तो टीवी के फ्रेम से उनको विपक्ष मुक्त कर दीजिए, प्रतिपक्ष मुक्त कर दीजिए। ये उन्होंने आज करने की कोशिश की। पहला अवसर था, पिछली गलतियों को सुधार सकते थे। फ्रंट रो के अंदर उनके तमाम सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब समझिए क्या है कि वो राहुल गांधी 5वीं में क्यों है, कि बीजेपी के सामने कांग्रेस की औकात 5वीं पंक्ति की है, ये वो स्टैब्लिश करना चाह रहे थे। तो ये एक बहुत कुंठित सोच है जो इनके दिमाग में विपक्ष के प्रति एक हे दृष्टि है कि विपक्ष को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। संसद में जिस तरह का चेयर का व्यवहार होता है, वही सारी चीजें डाउन द लाइन परकोलेट होती है। वरना तो प्रोटोकॉल क्या कहता है, विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के सामने बैठता है, फ्रंट रो में भी पहली सीट होनी चाहिए, और वहां पर वो कौन लोग बैठे हैं, तो ये सारी निर्मला सीतारमण जैसे लोग बैठे हुए हैं जो राज्यसभा से आते हैं, 5वीं बार का एमपी 5वीं रो में बैठा हुआ, अगर वैसे भी देखें आप, तो ये खास तरह की सोच है। और खड़गे जैसा नेता, जितना इन तमाम लोगों का उम्र है उतना उनका कैरियर है पॉलिटिकल, उसके बावजूद भी ये सब चीजें करते हैं। तो अच्छा, उसमें एक आपने एक इंटरेस्टिंग चीज और आप नोट नहीं की शायद, कि जैसे ही अपने मोदी जी ने मंच पर स्टेज से परिवारवाद का नाम लिया, दूरदर्शन के कैमरे सीधे राहुल गांधी पर चले गए। ये देखा आपने, नहीं देखा आपने शायद। उनका जो चेहरा वो था, अमित शाह पर नहीं गया जिनके बेटे जय शाह है, या उनका जो राजनाथ पर नहीं गया, उनका जो अमित बाकियों पे नहीं गया, वो केवल राहुल गांधी पे गया, यानी कि परिवारवाद के प्रतीक केवल राहुल गांधी। तो ये एक खास तरह का सिस्टम काम कर रहा है कि जब जरूरत हो, मिस अप्रोप्रिएट करना हो, तब तो कैमरे का फोकस राहुल गांधी पे कर दो, और जब नहीं दिखाना हो तो भाषण वो दे रहे होते हैं, और स्क्रीन पे आपको स्पीकर मिलते हैं, ओम बिरला या प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, उस टाइम बोल रहे राहुल गांधी रहे होते हैं। तो ये इनकी एक खास कुंठित मानसिकता है जो रह रहकर
ऐसे पवित्र मौके पर आजादी का स्वतंत्रता दिवस से बड़ा और कौन सा दिन होता है जहां आप लोकतंत्र की सही तस्वीर देश के सामने पेश कर सकें और ये दिखा सके कि हम सब एक है देश की प्रगति यात्रा में। और वहां भी अगर पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष अगर ये चीजें करके, और फिर बेशर्मी देखिए कि रक्षा मंत्रालय से उसका बयान दिलवा रहे हैं, उनको क्यों घसीट रहे बीच में? ठीक बात है, रक्षा मंत्रालय इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के जो भी लोग हैं उनकी हैसियत है क्या कि वो सरकार की इच्छा के खिलाफ कोई कदम उठा दे? तो ये चीज देखनी पड़ेगी। आज की तारीख में भी जब आजादी की जो 78वां जन्म वो था, राहुल गांधी को 5वीं उसमें बिठा करके राहुल को छोटा नहीं किया, जो आप सवाल कर रही थी कि उनका कद छोटा किया। सरकार ने मोदी जी का कद छोटा किया है, पूरे सत्ता पक्ष का कद छोटा किया है कि देखिए वो विपक्ष को सहन ही नहीं कर सकते, विपक्ष का सामना नहीं कर सकते, और संसद में नहीं, संसद के बाहर भी, और इस तरह के राष्ट्रीय पर्वों के अंदर भी। ये बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है और मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, ये अगले 5 साल की सच्चाई है। इसको जितना जल्दी हजम कर लेंगे वो अच्छा होगा, वरना हम दुखी रहेंगे, कुंठित रहेंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो ओलंपिक के खिलाड़ी थे, मैं तो कहता हूं ओलंपिक चैंपियंस को सबसे आगे बिठाते हैं ना, कहां दिक्कत थी उसमें? पूरे जितने भी प्रतिभागी थे सबको बुलाते, तो उनमें केवल 2 ही सीटों की ऐसी दिक्कत थी कि उनको 5वीं रो में शिफ्ट किया गया, और वो 2 सीट कौन सी थी? राहुल गांधी और खड़गे की। ये इनकी मानसिकता दर्शाता है। सारा मामला केवल क्या है कि हम ही हम हैं, चाहे संसद की बात हो, चाहे सार्वजनिक समारोहों की हो, चाहे राष्ट्रीय पर्व की बात हो, ये इनका बौनापन दिखाता है, बौद्धिक दिवालियापन दिखाता है, छोटी सोच दिखाता है, और ये भी दिखाता है कि ये किसी के साथ समायोजन कर नहीं सकते, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। ये जो चीज है आज का आजादी के दिन इस तरह की चीज करना, ये एक बहुत ही खराब प्रेसिडेंट है, ये एक बुरा उदाहरण है। सरकार को आने वाले टाइम में इससे सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन लग नहीं रहा है, फिर आप भी वही उम्मीद भरी बातें कर रहे हैं कि सरकार सीख लेगी। हमने देखा है हेमंत जी, इतने सालों में सरकार ने कितनी सीखें ली हैं और कितनी सीख ले ली कि उन्होंने क्या-क्या किया है, ये हमने सब कुछ देख लिया है। तो ये तो खैर उम्मीद आप छोड़ दें तो ही हम आप हमारे लिए और आप जैसे लोगों के लिए बेहतर होगा। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, सवाल मेरा आपसे कि आपने आज प्रधानमंत्री का भाषण सुना होगा, कहीं कहा जा रहा है 98 मिनट्स, लेकिन हेमंत जी ने कहा 103 मिनट का उनका भाषण था, अब तक का सबसे लंबा उनका भाषण था। और उस सबसे लंबे भाषण में 11वीं बार वो लाल किले की प्राचीर से देश को मुखातिब कर रहे थे, और उसमें वही उनकी तमाम बातें थी, वही परिवारवाद, वही भ्रष्टाचार, वही यूसीसी और उसी तरह की चीजें। अब तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को वो कह रहे हैं कि सेकुलर सिविल कोड वो बोल रहे हैं कि अब से पहले वो कम्युनल सिविल कोड था और अब वो सेकुलर सिविल कोड होने जा रहा है। अब इस तरह की बातें कर रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, विपक्ष को जमकर कोस रहे हैं, और जिस तरह की भाषा का आज उन्होंने इस्तेमाल किया, लग नहीं रहा था कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसे मौके पर, जब देश ही नहीं तमाम दुनिया के लोग भी देख रहे होंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, तीसरी बार उसको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है, तो वो ये तमाम बातें वहां पर कर रहे थे। उनके भाषण को आप कैसे देखते हैं? हालांकि संविधान बहुत यूज किया है उन्होंने, बार बार वो संविधान की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो विपक्ष को इसकी बधाई तो देनी चाहिए कि जो उन्होंने मुद्दे उठाए उसको कम से कम एक नैरेटिव जो सेट किया, वो कहीं ना कहीं उनके ज़हननशी हो गया है और उसी की बात वो बार बार कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ जो आज बर्ताव किया गया, उस पर आपका रिएक्शन और प्रधानमंत्री का भाषण? बहुत शुक्रिया बुशरा जी, सबको जश्न आज़ादी मुबारक। मैं तो एक ऐसे इतिहास से वाकिफ हूँ इस मुल्क के कि जब ये मुल्क आज़ाद हुआ, बहुत सारे किस्से हैं। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि ये मुल्क आज़ाद हो, इसलिए वो उन लोगों के साथ थे जो गुलाम बनाए हुए थे, माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन फिर भी शहीद होने वाले, कुर्बान होने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा थी। कुछ लोग नाराज़ थे इस बात से भी कि ये मुल्क केवल अंग्रेजों की गुलामी से गुलाम नहीं हुआ है, हजारों साल की जाति व्यवस्था, लैंगिक भेदभाव, गैर बराबरी से भी ये मुल्क गुलाम है, उसकी भी आज़ादी क्यों न मिले। इसलिए जब मुल्क आज़ाद हुआ तो
इसके सड़कों पर नारे लगे थे कि देश की जनता भूखी है, ये आज़ादी झूठी है, मगर फिर भी किसी ने उन्हें देशद्रोही और आतंकवादी नहीं बोला था। जबकि वो दौर ऐसा था जिसमें बहुत सारे जख्म इस मुल्क के सीने पर थे। फिर भी बहुत संघर्ष से ये मुल्क यहाँ तक पहुंचा है। तो उसकी आज़ादी की मुबारकबाद देते हुए अब ये बात तो हमेशा विश्लेषण की रहेगी, क्योंकि हम लोग एक राजनीतिक बात कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर पर खड़े होते हैं तो वो सारे देश की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। वो उनके भी प्रधानमंत्री होते हैं जिन्होंने उन्हें वोट दिया है, और वो उनके भी प्रधानमंत्री हो जो कतई नहीं चाहते थे कि वो उनके प्रधानमंत्री बने, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सबके प्रधानमंत्री अगर उस पद पर हैं तो। इसलिए जब वहां से वो बोलें तो इस बात की उम्मीद होती है कि जिसने वोट नहीं दिया या जो उनका वैचारिक रूप से विरोधी है, उसे भी ये महसूस हो कि ये उनके प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। बस इतना फर्क है। मैं पूरे भाषण का, या आप चाहे 11वीं बार बोले, चाहे कितनी भी बार बोले, पता नहीं लोग बार बार कह रहे हैं 11वीं बार, इससे भी उनकी भावना आहत हो जाए कि रिकॉर्ड अभी भी नहीं टूटा है सबसे ज्यादा बार वहां खड़े होकर भाषण देने का, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। लेकिन मैं केवल एक शर्त पर यह मूल्यांकन करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से जब बोले तो हर एक मुल्क के बाशिंदे को यह लगे कि वो उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन यहां तो साफ तौर पर लगता है कि एक विचारधारा, एक पॉलिटिकल नैरेटिव, उस नैरेटिव के मुताबिक बात करना। आपने ठीक कहा कि संविधान को बार बार याद कर रहे थे, संविधान को पहले भी याद कर रहे थे। वो माथा झुकाते हैं। जिस संसद भवन के गलियारे में पहली बार दाखिल हुए तो सर झुकाया था, लेकिन उसी संसद भवन के गलियारों के भीतर 10 साल जिस तरह से हुकूमत चलाई, बाकी लोगों ने अपना माथा झुकाया होगा कि ये क्या यही दिन देखने होंगे संसद के गलियारों में। इस देश ने जमहूरियत को चुना, इस मुल्क ने आजादी के बाद संविधान बनाया, तो हर एक आंख में एक उम्मीद भरी थी कि जहां अंधेरे हैं वहां रोशनी करेंगे। एक मूल्यांकन का दिन है कि प्रधानमंत्री अपनी उपलब्धियां बताते, कामयाबी बताते, और बताया भी उन्होंने, कुछ कुछ कामयाबियां गिनाई हैं। लेकिन जहां अंधेरा है, जहां जिन बातों को एड्रेस करना था उनको न करके जैसे लग रहा है कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करना है, इसीलिए चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो संविधान बचाने की बात करना है, क्योंकि पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि भाई इनकी हुकूमत अगर पूर्ण बहुमत में आ गई होती तो अब तक संविधान बदल देते। और अभी 2 बार सदन चला है, सदन के भीतर क्या हुआ है ये बात लोगों से वाकिफ है। वो तो ब्रॉडकास्टिंग बिल ले आने वाले हैं कि कोई बोले तो दिल्ली इलाही से पूछ कर बोले कि क्या बोलना है, कितना बोलना है। तो बहरहाल ये भाषण इसी तरह का था। एक ऐसे लगता था कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करते हुए अपने एजेंडे को एक बड़े मंच का इस्तेमाल करके वहां पर थोप दिया जाए। वहां देश की जनता नहीं है, वहां एक बंटवारा है, आइडियोलॉजी का बंटवारा है। जहां तक रही बात राहुल गांधी के पीछे बैठने की, दोनों पक्ष आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि नहीं, ये उनके साथ अपमान हुआ है, उनको पीछे की सीट दी गई, 5वीं कतार में उन्हें बिठाया गया। सरकारी पक्ष ये आया है कि नहीं नहीं, वो जानबूझकर चले गए, आगे की सीट तो उनकी थी। लेकिन कल्पना करिए, एक व्यक्ति अपने बैठने से भी बहस का रुख मोड़ सकता है, तो वो इस मुल्क के 60-65% विपक्ष का नुमाइंदा है। वो चाहता है कि बहस इस बात पर हो, कौन कहां बैठा है इससे बहुत तय नहीं होता। पहली कतार में बैठने वाले लोगों से ये तय नहीं होगा कि वो बहुत बड़ी शख्सियत है। बड़ा वो है जो लोगों के दिलों के दर्द को अपना दर्द समझ पाए। और मैं इस बात को, आज के दिन 15 अगस्त का दिन है, अंग्रेजों से आजादी मिले, भगत सिंह जब शहीद हुए और फांसी के तख्ते को चूम रहे थे तो आजाद नहीं था मुल्क, और यह भी पता नहीं था कि कब आजाद होगा। उन्होंने अपने आखिरी खत में ये बात साफ तौर पर कही कि जीना तो मैं भी चाहता हूं, मगर गुलाम मुल्क में नहीं। मगर मेरी कुर्बानी इंकलाब लाएगी, मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा, माएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने का ख्वाब देखेंगी। वो अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल का साझा विरासत से बना, शहादत से बना साझा मुल्क, उसमें हमारे हिंदी का एक कवि कह गया था कि पहरुओं रहना सावधान, दुश्मन तो चला गया मगर उसकी छायाओं का डर है। भगत सिंह खुद उन्होंने लेख लिखा कि कहीं ऐसा ना हो कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और भूरे अंग्रेजों का शासन। तमाम इस तरह चीजें। आज 77 साल बाद, चाहे लाल किले की प्राचीर का भाषण हो, चाहे पूरे मुल्क की जमहूरियत का एक खाका हो,
इस मुल्क को बैठ करके इस पर विचार करना होगा कि क्या ये वही मुल्क है जिसको बनाने के लिए इतने लोग कुर्बान हुए थे? क्या ये वही मुल्क है कि केवल हिंदू मुसलमान के नाम पर सबसे ज्यादा टीवी चैनल, न्यूज एंकर, जो बीजेपी के प्रवक्ता का पक्ष होता है, वो अपने ट्विटर हैंडल पर सेम वही बात लिखते हैं? फिर वो निष्पक्ष कैसे रहे? और देश के प्रधानमंत्री, ऐसा लगता है कि सबके प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। ये मेरा मूल्यांकन का तरीका होगा और विपक्ष के लिए एक मौका है। अगर सत्ता पक्ष थोड़े से लोगों के मुट्ठी भर लोगों के लिए सब कुछ करता अगर दिख रहा है, तो विपक्ष अपनी मुट्ठियां खोल करके इस पूरे आजादी के मायने के साथ सबको अगर मुझे लग रहा है कि समेट पाएगा, तो ये जो आज हो रहा है इस पॉलिटिक्स को बदल पाएंगे, तभी ये सबका भारत बन पाएगा। तो मैं दोनों बातों पर केवल यही कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का भाषण ऐसा होना चाहिए था कि हर व्यक्ति को लगे कि उसमें उसका दर्द शामिल है। आप एक तरफ कह रहे हैं, जैसे आखिर में बोल दूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ईमानदारी से हमारी लड़ाई जारी रहेगी। नहीं साहब, ऐसा लग रहा है कि इन शब्दों का मजाक उड़ाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, जो नहीं ज्वाइन किए वो जेल में हैं या बेल पर हैं। बलात्कारियों को बख्शा नहीं जाएगा, और दो दो बलात्कारी बाबा, जिसमें से एक तो पैरोल का रिकॉर्ड बना चुका है, और जब जब चुनाव आता है बलात्कारी बाहर होता है। बंगाल के बलात्कार से लेकर के बिहार तक में हम एक ऐसा समाज तो गढ़ नहीं पाए। फिर अब भाषण में शब्दों से केवल झूठ बोलना, बुद्ध को याद कर रहे थे। बुद्ध को याद करना कितना अच्छा लगता है, लेकिन बुद्ध के विचार खत्म हो जाएं इसके लिए दिन रात कोशिश की जा रही है। बुद्ध युद्ध नहीं चाहते थे, और यहां पर दिन रात युद्ध का माहौल बनाया जा रहा है। तो मैं ये देखता हूं कि सच से कोसों दूर, जमीनी हकीकत से दूर एक ऐसा भाषण जो पॉलिटिकल ज्यादा है, वो देश की नुमाइंदगी नहीं कर रहा है। जी शुक्रिया। जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं कि भाषण ऐसा होना चाहिए ताकि लगे कि देश का हर एक, जो 145 करोड़ की वो बात करते हैं कि हर एक शख्स जो है वो देश का, वो उनका इसी देश का वो नागरिक है, और उसको उसी तरह से वो मानते और पहचानते हैं, और उसका दुख दर्द जो है वो उनका दुख दर्द है। लेकिन ऐसा लगा नहीं, जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह के मुद्दे उन्होंने वहां से उठाए लाल किले की प्राचीर से, आपको ये देखना चाहिए था कि आप 11वीं बार बार ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि 11वीं बार देश ने आपको मौका दिया है कि आप वहां से खड़े होकर आजादी के इस जश्न का हिस्सा बनके देश को आप संबोधित करें, आप उनको मुखातिब करें, उनके दुख दर्द तकलीफ के बारे में आप बात करें। आप अभी देश को यूसीसी की जरूरत है, अभी देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है, अभी देश को वक्फ बोर्ड की जरूरत है, अभी देश को क्या ब्रॉडकास्टिंग बिल की जरूरत है, या अभी देश को महंगाई से छुटकारे की जरूरत है, या अभी देश को नौकरियां चाहिए, अग्निवीर जैसी योजना से छुटकारा चाहिए। अभी जो युवा डिग्रियां जिनके हाथ में है और 10-10 नौकरियां होती हैं और हजारों की तादाद में वो लाइनों में लग जाते हैं, उनको उससे आजादी चाहिए। आजादी का मकसद सिर्फ भाषण देना, और अब तो लच्छेदार भाषा भी नहीं रह गई, अब तो बोरियत भरी भाषा है उनकी। सिर्फ वो भाषा का इस्तेमाल करके लिखे लिखाए भाषण को पढ़ देना आजादी के मतलब और मकसद को ही बदल देता है, क्योंकि ऐसे लोगों को भी चुनकर हमारे देश के लोग भेज देते हैं पार्लियामेंट में, जो ये कहते हैं कि असल आजादी तो 2014 के बाद ही हासिल हुई है। तो इतने जितने कसूरवार वो नेता हैं, उससे ज्यादा कसूरवार वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को चुनकर भेजते हैं। तो उनके बारे में भी बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही उठता है हेमंत अत्री जी कि 2014 से पहले भी हम आजादी का जश्न ऐसे ही मनाते थे, हम वही गीत गाया करते थे, और शायद वो गीत गाते हुए आंखों से आंसू और बदन में सिहरन पैदा होती थी, यानी कि रोंगटे खड़े हो जाते थे जब वो आप इमेजिन करते थे। और आजकल जिस तरह से आजादी के जश्न को मनाया जाता है, आप फोन उठाइए, आपको एक ही आवाज सुनाई देती है, सबके फोन में आ रही होगी आजकल वो आवाज, आप सुनना चाहें नहीं सुनना चाहें वो आवाज आप तक, आपके कानों तक पहुंचेगी। और एक तरह से ये कहना कि तिरंगा जो है वो आपको अपने घर पर फहराना है, यानी कि अगर आप तिरंगा नहीं फहराएंगे तो आप इस जश्न का हिस्सा भी नहीं है, ना ही आपको उसकी उतनी खुशी है। तो ये तमाम चीजें जो हमें देखने के लिए मिल रही हैं, और जिस तरह का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, उस सब को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि आजादी के मकसद को रीडिफाइन करने की, उसके बारे में, उसके सही मकसद के बारे में बात करने की जरूरत है? मार्केटिंग और थोपे जाना और कैसे मनाया जाए और किस तरह से मनाया जाए,
इस पर ज्यादा बात होती है, लेकिन उसका असली मकसद क्या है वो इसमें कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, जो आज भी हमने देखा। मकसद बिल्कुल साफ है और प्रधानमंत्री जी कोई भी बात छुपा करके नहीं कहते, बाकायदा खोल कर कहते हैं। जो आज वो सेक्युलर सिविल कोड लेकर के आए हैं, उसको भी बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उससे पहले तो तमाम बातें, मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती कि जैसा बताया कि इस देश की आजादी के आंदोलन में कहीं इनके पूर्वजों का किसी का कोई मतलब था नहीं, कोई वास्ता नहीं था, कोई इनका कोई फ्रीडम फाइटर नहीं था। चिंता तो एक दूसरी है कि जिस पार्टी के मन में दंगा हो और हाथ में तिरंगा हो, ये पूरा देश पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रहा है। 52 साल तक जो पार्टी तिरंगे झंडे को अपनाती नहीं, इसके इंसेप्शन से लेकर के देश की आजादी से लेकर के उसके बाद तक जो संगठन अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडे को लगाने का विरोध करता है, नहीं लगाता है, और 2-3 युवकों ने, उत्साही युवकों ने अगर वो लगा दिया तिरंगा उनके उस पर, तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करा देता है और वो मुकदमा उनकी फजीहत का कारण बनता है। ये सारे देश ने देखा। उसके बाद कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट था। कल मुझे कई चीज जगह मैंने देखा, कल इन्होंने पूरे देश में विभाजन विभीषिका दिवस मनाया। विभाजन कैसे हुआ था बुशरा जी? विभाजन के इस देश के अंदर 2 खलनायक थे। एक खलनायक को हम सब जानते हैं, जिसको मोहम्मद अली जिन्ना कहा जाता है कि भाई उन्होंने उसको करवाया। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो श्रीमान सावरकर साहब थे, उन्होंने 1923 में पहली बार 2 राष्ट्र का सिद्धांत नहीं दिया था क्या? वो किन के पूर्वज थे, किन के पुरखे थे? आज भी सावरकर का नाम लेते ही मिर्चें किसको लगती है? माफी मीर कहते ही किसका मिर्चें लगती है? तो अगर जिन्ना जिम्मेदार थे तो 2 राष्ट्र के सिद्धांत देने वाला सावरकर भी तो उतने ही दोषी थे ना। तो उनके जो जिनके वो पूर्वज थे, वो आज विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। वही लोग बंगाल के अंदर मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे। तमाम सारी के सारा इतिहास आप देखिए। तिरंगे को नहीं मानते, आज घर घर तिरंगा करते हैं। जो देश में विभाजन के जिम्मेदार थे, वो विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं। जो अंग्रेजों के साथ थे, वह सबसे बड़े देशभक्त थे। तो क्या ये नैरेटिव सेटिंग नहीं है? ये सारे देश के सामने नई नैरेटिव की सेटिंग भी है और रीडिफाइनिंग मूवमेंट भी है। लेकिन बहुत सारे भक्त ऐसे क्रिएट कर दिए गए, जो मैं बार बार कहता हूं, 24-25%, जिनकी अपनी बुद्धि कुंद कर दी गई है, और वो इन सारी लफाजियों को कि कम पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे हैं तो वो कुपड़ हैं। तो उन सब के बीच में ये नैरेटिव परोसा जाता है रह रह करके कि देखिए, भाजपा से बड़ा तो कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं, आरएसएस से बड़ा तो कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं। जबकि हकीकत में आरएसएस का राष्ट्रवाद तो कोई लेना देना नहीं। आरएसएस, मुझे एक बात बता दीजिए, आज सारे दर्शकों के लाभ के लिए बता दूं, इस देश के किसी भी कानून के तहत आरएसएस रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, रजिस्टर्ड संस्था नहीं है आज तक। तो जो इतना बड़ा संगठन है, उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती है नहीं करती, कोई बताता नहीं है। तो इस देश के सारे कायदे कानूनों से ऊपर है क्या आरएसएस? और आज आजादी के दिन ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि इस तरह के लोग राष्ट्रवाद को डिफाइन कर रहे हैं, इस तरह के लोग सेक्युलर उस सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सेक्युलर क्या चीज होती है? आपके देखने का नजरिया होता है। अगर आप निष्पक्ष हैं और धर्मनिरपेक्ष हैं, तो इन सब बातों के कोई बहुत ज्यादा मायने नहीं है। लेकिन अगर आपका नजरिया, जो प्रधानमंत्री के ये चुनावी भाषण थे, इस चुनाव के अंदर जो देखे, कोई भाषण उठा करके देखिए आप, शर्म आती है इस देश के चुनाव आयोग के ऊपर कि उन भाषणों के बावजूद भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर पाए। उनका चुनाव, मैं आज भी कहता हूं आपको, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर अपनी बात पर कानून के हिसाब से आए, तो प्रधानमंत्री का खुद का चुनाव सेटिसाइड हो सकता है, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह की बातें उन्होंने इस चुनाव के दौरान कही थी। ना तो चुनाव आयोग ने नोटिस देने की हिम्मत की, और ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ किया, ना कोई बात हुई। कारण क्या है कि जिस डेमोक्रेसी की बात हम और आप करते आए हैं, जिस संविधान की हम और बात करते आए हैं, ये संविधान की बात कभी नहीं करते थे। ठीक कहा आपने। अब क्यों करना पड़ रहा है? संविधान का जो बार बार का नैरेटिव जो अपोजिशन ने बनाया था, वो इनके नैरेटिव पर भारी पड़ गया। तो आज वो शब्द इनके दिमाग पर हर समय छाया रहता है। तो उसकी जरूरत हो या ना हो, उसको ये अपने तरीके से उसमें घालमेल करके ले आते हैं। जबकि हकीकत यह है कि संविधान के अंदर इनका कोई भरोसा किसी तरीके का नहीं। 10 साल की दौर जब देखे आपने सत्ता, पार्लियामेंट का क्या हाल किया गया? आपने लास्ट टाइम पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोडक्टिव डिबेट कब देखी थी? किस तरीके से कानून पास किए जाते हैं? कृषि बिल कैसे कानून पास हुए थे? ये तरह के कानून है, कैसे पास हुए? सबने देखा।
और उसके बावजूद भी इस सरकार को किस तरीके का कोई रिमोर्स नहीं है। उसका कारण क्या है कि इनको बेसिकली डेमोक्रेसी की और जमहूरियत की परिभाषा किसी ने बताई नहीं। ये तो एक भेड़ चाल में चलने वाले लोग हैं, जो सुप्रीम लीडर ने कह दिया वही सत्य है। बाहर तो आरएसएस क्या कहता है कि हम व्यक्तिवादी नहीं हैं, और 10 साल की सत्ता क्या कह रही है कि ये व्यक्तिवादी के अलावा कुछ नहीं। हकीकत तो यही है ना कि एक मोदी जिस तरफ देख दे, सारी पार्टी सारी सरकार की हिम्मत ही नहीं है कोई दूसरी तरफ झांक मिले। तो ये एक नई तरीके की डेफिनेशन। और मैं तो हैरान इस बात से था, सेक्युलर सिविल कोड का इन्होंने जिक्र तो कर दिया, क्या इन्होंने अपने एलाइज से पूछा था क्या कि इस तरह की कोई बात हो सकती है क्या? वन नेशन वन इलेक्शन की बात प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में 10 साल से चुनाव नहीं हुआ, 2014 में लास्ट चुनाव हुआ था, और पिछली बार पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, क्यों नहीं चुनाव कराया साथ? जो एक स्टेट जम्मू कश्मीर का चुनाव साथ नहीं करा सकते, वो पूरे देश का चुनाव साथ कराएंगे? कथनी कुछ है, करनी कुछ है, व्यवहारिकता कुछ है, फिजिबिलिटी कुछ है, जिन में से इनको किसी की समझ नहीं है। ये तो एक बात कहते हैं कि ये कर दीजिए और निकल जाते हैं, उसके बाद देश घिसटता रहता है पीछे पीछे। इनको एक पॉपुलर नारा चाहिए, एक जुमला चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन। उसके लिए आपको पता कितनी ईवीएम चाहिए? कभी सोचा है इन्होंने ये? और कहते हैं लोकसभा विधानसभा नहीं, जितने स्थानीय निकाय हैं, जितनी जिला परिषदें हैं, सबका चुनाव एक साथ होना चाहिए। उसके लिए कितने ईवीएम चाहिए, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिएगा? कभी इनको इस बात से कोई मतलब नहीं। कह दिया, आगे निकल गए, देश को एक जुमला मिल गया, 6 महीने तक उस पर। जो देश 2 महीने तक इंडिया बनाम भारत की बात में उलझाया जा सकता है, तो आप सोच सकते हैं इनका कमिटमेंट किस चीजों के प्रति। भारत रहेगा इंडिया रहेगा, पूरा गोदी मीडिया किस तरह के कुतर्क लेके आए, हम तो हैरान थे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, हेमंत जी, लेकिन इन्होंने किया। आपके पास लौट रही हूँ जी, आपके पास लौट रही। मेरे पास महत्वपूर्ण सवाल भी है आपके लिए। दरअसल डॉक्टर लक्ष्मण यादव को जाना है, इसलिए आखिरी सवाल में उनसे मैं ले लेती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपने अभी एक रिपोर्ट देखी होगी, ह्यूमन राइट्स वॉच की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें ये कहा गया है कि पीएम मोदी ने चुनावी भाषणों में कम से कम 110 मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां की हैं। ये अभी ताजा रिपोर्ट है। ये ताजा रिपोर्ट ये बताती है कि अब तक 110 मुस्लिम विरोधी टिप्पणियां खुद नरेंद्र मोदी ने की हैं, और ये ह्यूमन राइट्स वॉच की ये एक रिपोर्ट है, चुनावी भाषणों में उन्होंने ये किया है। और आज वो कह रहे थे कि ये कम्युनल सिविल कोड की जगह की था अब तक, और अब वो सेकुलर सिविल कोड की वो बात कर रहे थे, वो विभाजनकारी शक्तियों की बात कर रहे थे, उन्होंने देश को बांटा। अपने भाषणों से हमेशा वो इस तरह की बात करते हैं, लेकिन जब इस तरह की रिपोर्ट आए और ये कहे कि एक प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने, भले ही वो 140 करोड़ वो गाते हों, लेकिन कभी भी बात तो 140 करोड़ के करते ही नहीं है। इसको आप कैसे देखते हैं? आखिर किस तरह से और किस मुंह से वो तमाम बातें कह जाते हैं? कथनी और करनी में तो उनके खैर जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इस तरह की रिपोर्टें भी जो है, और हम सब भी वाकिफ, हम सब ने वो तमाम भाषण सुने हैं, वो कलई खोलती हैं। और ऐसे दिन पर जब देश आजादी का जश्न मना रहा है, तो हम इस तरह की हेडलाइंस इंटरनेशनली बटोर रहे हैं। जी, एक बार मैं क्या हुआ कि पहले के समय में जब रेलवे के टिकट बुक हो जाया करते थे टिकट खिड़की पर, और इतने छोटी-छोटी घटनाएँ नहीं होती थी कि रोज़ ट्रेन पलट रही हो। तो एक छोटा-सा किस्सा मैं बता रहा हूँ। हमारा एक दोस्त था, वो देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और जैसे खिड़की के आस-पास जाए और पता चले कि तुरंत लोग एकदम चौकन्ने कह रहे, नहीं भाई चलो पीछे लाइन में लगो, सब लोग लगो। तो उसने 1-2 लोगों को वहाँ योजना बनाकर 1-2 ऐसे ही धक्का देकर के जोर से चिल्लाया कि देखो वो लाइन तोड़ रहा है, देखो वो लाइन तोड़ रहा है। और अचानक सब तितर-बितर हुए, और फिर से जब लाइन बनी, तो वो जो दोस्त था वो दूसरे नंबर पर लाइन में खड़ा हो गया और जोर-जोर से बोल रहा था, कोई लाइन में नहीं आएगा, सब लोग देखते रहना, कोई टूटे ना, सब नियम कानून से चलेगा। और फिर उसके बाद निकल के आया तो कहा देखो ये होता है तरीका, जो हमने ही लाइन तोड़ी और उसके बाद हमने ही लाइन लगवा दी और हम बीच लाइन में आ गए। पता नहीं, मुझे ये वो किस्सा बार-बार याद आता है कि हम और मैं तो प्रोफेसर रहा हूँ 14 साल, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ। मुझे पता है, मैं शिक्षा से जोड़कर इस पूरे मैं प्रधानमंत्री हैं वो बड़ी चीज़ है, देश चला रहे हैं। लेकिन नागरिक बोध के लिए क्या ये इम्तिहान काफ़ी नहीं कि जो प्रोफेसरों को, शिक्षकों को क्लासरूम में सिखाया जा रहा है, मोहब्बत से रहो, सब कुछ बहुत अच्छा करो, सच का साथ दो, गलत के खिलाफ बोलो। और जब कोई प्रोफेसर बाहर अगर गलत के खिलाफ बोले, सच का साथ दे और ईमानदारी से अपना काम करे, तो या तो वो नौकरी में ही नहीं बचेगा, और अगर बचेगा तो उनका गुलाम बचेगा।
आप असल में क्या करते हैं? आप घर में पाखंड सिखाते हैं और स्कूल में विज्ञान सिखाते हैं। अब ये एक विरोधाभासी समाज में रह रहे होते हैं। ये विरोधाभास हमारे समय का है, हमारे समाज का है, और उसका सबसे बेहतरीन उपयोग राजनीति में नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ तो उत्तर प्रदेश में एक मुख्यमंत्री जी हैं, अब लगता है कि उनका मामला सब फिट हो गया है, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में वो भाषण देना शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान या रहेगा, नेस्तनाबूद हो जाएगा, या बच जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि ये देश किस दिशा में जा रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को अच्छे से पता है कि इस तरह के अंतर विरोधी बातों को बोलते रहिए। हमारे देश ने शिक्षा बर्बाद करके, बेरोजगारी चरम पर बढ़ा करके एक वर्ग तो तैयार कर ही दिया है जो उनकी इस तरह की विरोधाभासी बातों को भी जनता तक पहुंचाएगा, डिफेंड करेगा। वो एंकर के रूप में एक वर्ग है, या जो है प्रोफेसर के रूप में है, या सड़क पर घूम रहे एक बच्चे के रूप में है, जिसको पता है कि बंगाल में हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो बहुत बुरा उनके साथ हो रहा है, भारत के अल्पसंख्यक के साथ सब कुछ बहुत स्वर्णिम है। एक वर्ग तैयार कर दिया गया है जो उस झूठ पर, उस प्रोपोगेंडा पर बिना तर्क के कुतर्क कर रहा है। प्रधानमंत्री कई बार उसे एड्रेस करके उसे मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उनके कारनामों पर बात ना हो, वरना कौन नहीं चाहेगा कि इस देश में पिछले 10 साल में जो कुछ हुआ है, जितनी लिंचिंग हुई है दाढ़ी टोपी देख करके, सच बताएं इस देश का शहर, हम दिल्ली में बैठे हैं, मैं एक बहुत अच्छी सोसाइटी है उधर रहता हूं। मेरे अपनी सोसाइटी में दो तरफ दो कमरे थे जो सर्वेंट क्वार्टर एक तरह से थे, जिसमें से एक सर्वेंट क्वार्टर पर मंदिर बना है, प्रॉपर बना है, उसके लिए कोई नक्शा नहीं है, उसके लिए पूरे कॉलोनी से पैसा गया है, वहां पर 22 जनवरी को भी कार्यक्रम हुआ और रोज हो रहा है, और एक भी घर मुसलमान को यहां पर किराए पे नहीं मिल सकता। मुझे अपनी कॉलोनी, अपना अपार्टमेंट, अपना देश होता हुआ दिख रहा है। कोई किराए पर मकान नहीं खा सकता। और वहां पर मेरी ससुराल बगल में है, दिल्ली में ही। मेरे एक दिन ससुराल वालों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि एक दिन कॉलोनी वालों की बैठक हुई और उन्होंने कहा दलितों को, यानी उनको, उसके लिए उन्होंने शब्द भी बहुत खराब सा बोला था, जिसके लिए आज SC/ST एक्ट लगाना पड़ा जाति के नाम, और मुसलमानों को हम कॉलोनी में मकान नहीं देंगे। मुझे नहीं पता कि ये पिछले 10 साल का भारत है, पिछले 77 साल का भारत है, या पिछले 5000 साल का भारत है। प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर सांप्रदायिकता के खिलाफ बोलते हैं और उनके ठीक नीचे वाले लोग सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं और सबसे बड़ा करप्शन, चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो विदेशी है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो देसी है, सब कुछ जग जाहिर है, फिर भी खुलेआम हो रहा है। वही प्रधानमंत्री जी बुद्ध पर बोलेंगे, वही प्रधानमंत्री जी बाबा साहब अंबेडकर पर बोलेंगे, वही प्रधानमंत्री संविधान पर बोलेंगे, और उन्हीं प्रधानमंत्री के यहां सुप्रीम कोर्ट साफ कह रहा है कि SC/ST में वर्गीकरण हो, क्रीमी लेयर हो, आरक्षण खत्म हो जाए, और प्राइवेटाइजेशन इतना हो गया कि आरक्षण का कोई मतलब नहीं रहा। इतना विरोधाभास देश के प्रधानमंत्री की भाषा में दिखता है। वो खुलेआम बलात्कारी बेल पर बाहर हैं, बलात्कारी अगर उनकी पार्टी के तो उनको सजा नहीं मिलेगी, और बलात्कार पर भाषण सबसे अच्छा प्रधानमंत्री जी देंगे। तो ये एक विरोधाभास है बुशरा जी, और मुझे लग रहा है कि पता नहीं, मतलब इस देश के नागरिकों को पता नहीं कब तक ये बातें समझ में आएंगी। एक देश बनता है साझा सुख और साझा दुख से। अगर हमारे सुख साझा हैं तो हम एक देश के बासिंदे हैं, वरना और क्या हमारे में मेल खाता है? जाति, धर्म, मजहब, हजार चीजें बांटने के लिए हैं, जोड़ने के लिए तो एक संविधान और एक मुल्क की आईन है ना, और उसे भी बांटा जा रहा है। एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, बहुत अच्छा कहा अभी हेमंत जी ने। आप एक चुनाव कहां करा रहे हैं? अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला, अखबार कह रहा है कि जहां जहां उपचुनाव होगा यादव और मुसलमान अफसर वहां पोस्टिंग से हटाए जाएंगे। ये कौन सा संविधान से चल रहा है देश? खुलेआम ये सारी चीजें इस देश में हो रही हैं। 5-5 लोकसभा ऐसी है उत्तर प्रदेश में, मैं चुनाव को बहुत करीब से देखा, सीधे DM ने बैठकर चुनाव हरवाया है। अगर यादव और मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ काम कर सकते हैं तो 80 जिलों में से, 75 जिलों में से 50 DM और SP जो है ठाकुर बने होंगे तो क्या योगी आदित्यनाथ का साथ नहीं देंगे? ये सवाल मेरा है। आप क्या कर रहे हैं इस देश में?
आप इस तरह की नफरत फैला रहे हैं। आप वो नजूल बिल वहां ले आ रहे हैं और यहाँ पर वक्फ बोर्ड में आपको चिंता है कि सारे लोग क्यों नहीं जाए, और आपके मंदिर का पुजारी सारे लोग क्यों ना बने। अम्बेडकर तो कह गए जाति तोड़ो। अगर जाति तोड़ो, लोहिया और अंबेडकर चाहते थे कि जाति टूटे अंतर जाति विवाह से, तो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर इतना कड़ा कि उनकी जाति का पता नहीं वो गणना कराने की बात करते हैं। यहां आप देश ले जाना चाहते हैं। इसलिए मेरा कहना केवल इतना है कि हमने तालीमी इदारे इतना बर्बाद किए ना कि अब तर्क और तथ्य से तो बात होती नहीं। अब तो फेक न्यूज का जमाना है, अखबार पढ़िए, फेक न्यूज देखिए उसमें। अब आजकल ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं, विवेक शून्यता हो रही है। और संविधान ने सबको एक बराबर करने की कोशिश की थी। संविधान कमजोर करके संविधान का नारा तेज किया जा रहा है। अंबेडकर की मूर्ति पर माला और विचारों पर ताला लगाया जा रहा है। जैसे ये विरोधाभास है, प्रधानमंत्री जी कई बार उस विरोधाभास के सबसे बड़े प्रतीक बन के उभरते हैं। कई बार वो इतना इतना बड़ा खाई पैदा कर दे रहे हैं कि पता नहीं ये देश की खाई पटेगी या नहीं पटेगी। मैं तो आखिर में केवल ये कहूंगा, आज जश्न आजादी का वक्त है, मैं फिर से पूछता हूं कि क्या वो मूंछ आजाद हुई कि दलित अगर रख ले तो मारा न जाएगा? क्या वो घोड़ी आजाद हुई जिस पर दलित बैठे तो बारात के दिन पीटा न जाएगा? क्या वो मटका आजाद हुआ जिसे कोई जितेंद्र मेघवाल छू दे तो मार न दिया जाएगा? क्या वो महिला डॉक्टर आजाद हुई जो बलात्कार की शिकार इस तरह से नहीं हो, या बिहार की वो बेटी जिसको कितना अमानवीय तरीके से मारा न जाएगा? कौन आजाद हुआ है? कितना आजाद हुआ है? एक मुसलमान होकर के आपकी आजादी कितनी है? एक दलित होकर आपकी आजादी कितनी है? एक पिछड़े होकर आपकी आजादी कितनी है? ये एक सवाल है। आप एक गरीब हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं। हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, और तिरंगा हाथ में है लेकिन हाथ में काम नहीं है, हाथ में कलम नहीं है। मैं केवल ये सवाल पूछना चाहता हूं कि वो मुल्क कितना तरक्की करेगा? आप चुनाव जीतने हारने के लिए पूरे मुल्क में ऐसी बुनियाद बना रहे हैं कि कल को आप होंगे या नहीं होंगे, मुल्क तो रहेगा, लेकिन मुल्क के लोग क्या कैसे रहेंगे, और कितने बदहाल और बंटवारा हो जाएगा, कितना बड़ा बंटवारा हो जाएगा कि किसी के बेटे बेटी की शादी में महीनों जश्न होगा और किसी के घर शादी नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके यहाँ न शिक्षा है, न पूंजी है, न कुछ भी है। तो ये बंटवारा कम से कम इस मुल्क को बहुत बड़ा खाई में तब्दील करेगा। और अगर प्रधानमंत्री या सरकार में बैठे लोग उस बंटवारे का लाभ लें, झूठ पर अपनी सरकार चलाएं और इस तरह की बातें करें, तो मुझे लग रहा है कि देश के नागरिकों को सोचना चाहिए। जी, शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी। आपने एक तरह से पूरा आईना ना सिर्फ दिखाया है बल्कि तमाम औराक जो हैं, जो पन्ने हैं, वो खोल कर, सफा सबाम खोल कर आपने यहाँ पर रख दिए हैं। और आज का दिन एक जश्न का दिन है, एक उम्मीदों का दिन है कि आगे हम किस तरह से ये उम्मीद भरे दिन जो है वो, या साल जो है, इस पूरे साल को कैसे मनाएंगे। एक लेखा जोखा भी होना चाहिए आज के दिन की, हमने पिछली बार जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, और अब जो वादे कर रहे हैं 1 साल के बाद उनका क्या होगा। लेकिन अब तक हमने इन 10 सालों में देखा है कि देश की जनता के हाथ सिर्फ लफाजी ही लगी है, इसके अलावा कुछ नहीं। हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगे की बात की जाती है, और जो सड़कों पर जो लोग तिरंगा बांट रहे हैं, या तिरंगा बेचने का, इसलिए मैं नहीं कहती कि तिरंगे को बेचा नहीं जा सकता है, जिनसे वो लेते हैं तिरंगा वो बिना घर के हैं, और जो लोग उनसे खरीद कर लेके जा रहे हैं वो अपने घरों पर लगा रहे हैं। लेकिन जिन लोगों से वो ले रहे हैं, जिन गरीबों से, उनके पास अपने घर नहीं है, वो ऐसी सड़कों पर या झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। ये फिलहाल इस तरह का देश है। आखिरी कमेंट आपका हेमंत जी, संक्षिप्त अल्फाज में क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में आज के दिन? कृष्णा जी, मेरा तो दो ही एक आग्रह है प्रधानमंत्री जी से। देखिए, तीसरी बार के प्रधानमंत्री हैं, मैं तो उनसे एक ही आग्रह करूंगा कि हो सके तो वो भाजपा के नेता से आगे बढ़ करके इस देश का नेता होने की कोशिश करें। बहुत हो गया, बहुत लंबा पॉलिटिकल कैरियर हो गया, 2002 से लेकर के आज 2024 उन्होंने भाजपा की बहुत सेवा कर ली। अब वो वक्त आ गया है कि जो समय की नजाकत को समझे। और प्रधानमंत्री किसी दल का नहीं होता, प्रधानमंत्री किसी विचारधारा का नहीं होता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। क्या प्रधानमंत्री इस तरह का वो कर सकते हैं? बहुत शक है, लेकिन होना चाहिए। दूसरी बात, आपने बड़ा महत्वपूर्ण बात अभी कही कि ऑडिट होना चाहिए प्रधानमंत्री के शब्दों का। प्रधानमंत्री तो 2 चुनाव जीत चुके हैं, तीसरी बार सत्ता में आए हैं। उन्होंने किसी चुनाव में अपना ऑडिट का कोई वो दिया है क्या? कोई ऑडिट रिपोर्ट दी है क्या कि वो क्या वायदे करके आए थे, वो आज कहां तक पहुंचे और आगे क्या करना चाहते हैं? पहले जब आए थे 2022 की डेट थी, 2014 में जब आए थे तो सबके लिए पक्के मकान 2022 में बन जाने थे, फिर सबकी किसानों की आय दोगुनी 2022 तक हो जानी चाहिए।
आज हम 2024 में। तो प्रधानमंत्री जी ने कोर्स करेक्शन किया, उन सारे इंडिविजुअल मुद्दों को बंद करके और एक ही बात कहनी शुरू की कि 2047 में विकसित भारत, यानी कि आज से 23 साल बाद का पोस्ट डेटेड चेक। जैसे महिला आरक्षण किया ना उन्होंने, वैसे ही इस तरह का ये कर दिया कि 2047 के अंदर। तो आजाद लोकतंत्र के अंदर जो प्रोग्रेसिव लोकतंत्र होता है बुशरा जी, उसमें बहुत सारी चीजें टाइम बाउंड होती हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड होती है। बेहतर ये होगा कि प्रधानमंत्री जी अब चूंकि तीसरी टर्म में है और 75 साल के भी होने वाले हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी परफॉर्मेंस पर भी ध्यान दे, अपनी सरकार की डिलीवरी पर भी ध्यान दे, अपनी सरकार की नीतियों के प्रभावों पर भी ध्यान दे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री अब कहीं ना कहीं ये भी सोचे कि इस देश का इतिहास उनको कैसे याद करेगा। क्या डिवाइडर इन चीफ के तौर पे तो याद नहीं करेगा। एनएचआरसी संस्था कह रही है कि उन्होंने चुनाव में 105 ऐसी बातें कही जो एक पर्टिकुलर समुदाय के विरोधी थी। क्या प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो संविधान की दुहाई देता है, क्या वो इस तरह की चीज अफोर्ड कर सकता है कहना? ये तो कर रहे हैं। तो ये इनको भी देखना चाहिए, पूरे देश को भी देखना चाहिए। और देखिए, मूल्यांकन सबका होता है, कोई ऐसा व्यक्ति समाज इतिहास में समाज में नहीं है जिसका मूल्यांकन से परे हो। मूल्यांकन मोदी जी का भी होगा। सत्ता में आप 11 साल होके आप रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। और जिस तरीके का चुनाव इस बार हुआ है, पूरी दुनिया ने उसको देखा है, किस तरीके से बहुत सारे चुनाव मैनिपुलेट हुए हैं। 3-3 संस्थाएं किस तरीके की मतगणनाओं को लेकर के सीरियस आपत्तियां उठा रही है, चुनाव आयोग उस पर मुंह नहीं खोल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं, न्यायपालिका की आपने हालत देख ली है। तो कुल मिला के ये डेमोक्रेसी पर भी देश के लोगों को सोचना चाहिए कि 78वीं आजादी की सालगिरह पर क्या हम वास्तव में आजाद हैं? क्या हमारे पूर्वजों ने इसी आजादी के लिए कुर्बानियां दी थी, या एक वही विचारधारा जिसने सदा से इस देश में जो 1923 से लेकर के आज 2024 की बात करें 101 साल से, उनका पूरा मूल मंत्र ही डिवीजन का रहा है। और अगर आज वही देश के सारे सिस्टम को रीडिफाइन कर रहे हैं, तो इस देश के प्रबुद्ध वर्ग को सोचना पड़ेगा कि हमारी पीढ़ियों का क्या होगा। वो उसी पंक्ति के साथ कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। आज वो समय आ गया है कि देश का हर समझदार व्यक्ति ये सोचे कि प्रधानमंत्री क्या वायदा करके आए थे। लोकतंत्र इज ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, डिलीवरी। अगर डिलीवरी नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर वायदों को आप खरा नहीं उतरते उसका कोई मतलब नहीं है। तो वो सारी चीजें मोदी जी पीछे छोड़ आए हैं। उम्मीद कर रहा हूं, ज्यादा उम्मीद है, और मुझे पता है उस उम्मीद का होने भी क्या होने वाला है। लेकिन मोदी जी के लिए भी ये समय है कि वो भाजपा के नेतृत्व से आगे जाकर के हो सके तो इस देश के बारे में सोचें। पार्टियां बनती रहती हैं, आती रहती है, जाती रहती है, व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं। आज जिस तरीके से वो परिवारवाद का आरोप ऐसे पवित्र दिन पे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार की जो बात कर रहे थे, आपको जान के हैरानी होगी कि भ्रष्टाचार की जो वो आदमी बात कर रहा है जिसकी पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े घोटाले, इलेक्टोरल बॉन्ड, गैर कानूनी कानून के तहत अरबों रुपए का चंदा लिया, और वो लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार की बात कर रहा है। और देश के जितने भ्रष्टाचारी थे वो सारे अपनी पार्टी में ला चुके हैं। तो ये जो जिस तरह की वो है, ये सारे देश के लोगों को समझनी चाहिए। और मैं तो यही उम्मीद करता हूं कि ये देश एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी बने, और इस तरह की जो डिविजनरी चीजें हैं उनसे बचना चाहिए, सरकार को भी, लोगों को भी और समाज को भी। ऐसा मेरा मानना है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन मुल्क था, है और हमेशा रहेगा। तो हमें और हम सबको मिलकर इस मुल्क के लिए काम करना है। और ये जो आज़ादी हमें इतनी मेहनत, मशक्क़त और कुर्बानियों से मिली है, इसको संजो कर रखना है, ताकि आगे आने वाली नस्लें भी हमारी इसको याद रखें और इसी तरह से याद करें जिसके लिए ये कुर्बानी दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत अत्री जी, आपका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप तमाम हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, इन विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। और शाम को 7 बजे रोज की तरह जुड़िए राजीव जी के साथ न्यूज़ पॉइंट में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।